हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं सीडीएस के इकोनॉमी के हमारे पीवाईक्यूज और ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है। इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2019 से 2023 तक जो हमारे पिछले 5 साल में जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं कर्व से रिलेटेड, जीडीपी से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारी ये 3 टॉपिक्स यहाँ पे होने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस आए पिछले 5 साल में हम सारे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं इसी वीडियो में। नाउ इससे पहले मैं ऑलरेडी यहाँ पे 4 पार्ट बना चुका हूँ इकोनॉमी के और इससे उससे भी पहले हम लोग यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज कर चुके हैं पिछले 5 साल के। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देख रखी है तो यानी सभी सारे वीडियोस सीक्वेंस वाइज एक ही प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखे हैं, आप वहाँ पे जाके इजीली देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे भी मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरी चीज़ की अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको उसी ग्रुप पे मिलेगा, ठीक है? तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लास्ट में मैं एक और चीज़ बोलूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कर देना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये सीरीज चल रही है, उसमें से ये एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और अगर कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। मैं हर एक को यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? डाउट से रिलेटेड जो भी आप पूछोगे तो वो मैं यहाँ पे रिप्लाई करता ही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अब चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रखा है, which one of the following statement in the context of social sector spending in India during 2014 से 2019 both states and the UT, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट टुगेदर इज ट्रू, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे बताना है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है? तो देखो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2014 से 2019 के लिए है, ठीक है? तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, पर क्योंकि आपको पता है कि अभी फरवरी में यहाँ पे हमारा बजट आया, तो उससे रिलेटेड भी मैं यहाँ पे एक बोनस वीडियो मैं लाने वाला हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप पे भी बता रखा है, तो वो मैं अभी जब लाऊंगा तो हम लोग उस पर भी अच्छे से वहाँ पे बात करेंगे। पर मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी आपका यहाँ पे फोकस होना चाहिए इन क्वेश्चंस को देख के, आपको खुद अंदाजा लगाना है कि आपको यहाँ पे बजट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो जब मैं यहाँ पे वो वाली वीडियो लाऊंगा तो यहाँ पे आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको देखो पहले तो, साथ ही साथ अपनी तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो और उनको ना उनके पर्टिकुलर छोटे से नोट्स बना लो, ठीक है, बजट से रिलेटेड। क्योंकि आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बजट वाले, क्योंकि अभी-अभी फ़रवरी में ही हमारा बजट आया और ये वैसे भी हमारा इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट बेसिकली इसका मीनिंग होता है, क्योंकि अभी हमारा इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले जो बजट आता है वो होता है इंटरिम बजट। क्योंकि अभी गवर्नमेंट को भी नहीं पता है, वैसे तो सबको पता है कि किसकी गवर्नमेंट आने वाली है, पर यहाँ पे अभी गवर्नमेंट जब यहाँ पे नहीं जानती है, ठीक है, कि यहाँ पे किसकी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, कि हो सकता है यहाँ पे चेंज हो जाए, तो उस टाइम पे जो बजट आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम बजट, ठीक है? तो जो फाइनल बजट आएगा वो आपको जुलाई में देखने को मिलेगा, तो इसलिए अभी जो बजट आया उसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरिम बजट, ठीक है? तो इसके ऊपर भी मैं अभी अलग सेपरेट एक वीडियो लाऊंगा, बोनस लेक्चर आप लोग के लिए, तो हम वहाँ पे अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे। पर यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जैसे 2014 से 2019 का क्वेश्चन है, तो अब आपको यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अभी प्रेजेंट में जो बजट है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देख के आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ों को नोट करना है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वॉज 5% ऑफ जीडीपी, ठीक है? तो ये गलत स्टेटमेंट है, अराउंड 3.4 के अराउंड था या फिर 3.1 आप बोल सकते हो, ठीक है? 3.1 3.4 ऐसे कुछ था। तो यहाँ पे ये तो आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये आपकी स्टेटमेंट हो गई गलत, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ वॉज 4% ऑफ द सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो ये भी आपकी यहाँ पे गलत है। फिर तीसरे में आपसे बोल रहा है कि कोई भी चेंज नहीं हुआ था, ठीक है, स्टेग्नेशन। तो ये आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है और यही आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्योंकि जो यहाँ पे पहले जो पोर्शन आपका एजुकेशन को मिला हुआ था वही सेम पोर्शन 3.4 यहाँ पे आपका होगा, ठीक है? 3.4 ही है, तो 3.4 जो है आपको वही सेम आपका नेक्स्ट ईयर में भी कंटिन्यू रहा, ठीक है? तो इसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। फिर उसका डी ऑप्शन आपको दे रखा है कि हेल्थ सेक्टर स्पेंडिंग अमाउंटेड टू 10% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, ये एकदम गलत है। तो ये अराउंड 1.2 से 1.6% के अराउंड है, ठीक है? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या आ जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे आप बोल रहे हैं कि एज पर द बजट एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन मेजर सब्सिडीज ड्यूरिंग 2019 टू 20 द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर वॉज लाइकली टू बी ऑन, ठीक है? अब देखो मैंने पिछले वीडियो में आपको बजट एस्टिमेट्स के बारे में समझाया था, ठीक है? वहाँ पे मैंने बताया था कि दो तरीके से आप बता सकते हो यहाँ पे जो निकाला जाता है कि कहाँ से एक तो सरकार को पैसा मिल रहा है और दूसरी चीज़ की सरकार कहाँ पे खर्च कर रही है, ठीक है? तो उस चीज़ का यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, यहाँ पे भी मैं समझाऊंगा और उस वीडियो में भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ठीक है? तो देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में आपका यहाँ पे आता है सब्सिडीज, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम सब्सिडीज़ आप बोल रहे हो यहाँ पे जो दी है, ठीक है? सब्सिडीज़ के अंदर मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किसके लिए है? तो वो आपका होने वाला है सी ऑप्शन, फूड सब्सिडी के लिए, ठीक है? अब देखो ये था आपका 2019 से 2020 का, ठीक है? पर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 2024 से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, हमने पिछली बार भी किया था, तो पिछली बार आपसे पूछा था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है? जो भी आपसे देखो पहले तो यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि एक तो हो गया आपका ये जहाँ पे आप रुपए बता रहे हो कि गवर्नमेंट के पास कहाँ से आते हैं। दूसरा आपके पास है यहाँ पे ये नीचे वाला पार्ट जहाँ पे आप बता रहे हो कि गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च करती है, ठीक है? अब उसके बाद इन दोनों में ही आप अलग-अलग लगा सकते हो असेंडिंग से यहाँ पे डिसेंडिंग, ठीक है? ये 2 कंडीशन यहाँ पे और बन जाएगी, मतलब ओवरऑल कितनी कंडीशन बन सकती है यहाँ पे 4 कंडीशन बन सकती है और आपसे ईज़िली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इनके नाम भी पता होना चाहिए, कहाँ पे खर्च कर रही है या फिर कहाँ से आ रहा है पैसा, और साथ ही साथ यहाँ पे कितनी परसेंटेज है उनकी, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपसे इनडायरेक्टली भी ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को जो भी रुपए आ रहे हैं, ठीक है? जितना भी परसेंटेज रुपीज़ आ रहे हैं, तो 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा इनमें से सबसे ज़्यादा रुपए किसकी किसकी तरफ से आ रहे हैं, ठीक है? इनमें से किससे आ रहे हैं? तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस यहाँ पे जो आपको दे रखा है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे यहाँ पे बोरोइंग में, ठीक है? बोरोइंग बोलो, लायबिलिटीज़ बोलो, तो इनमें आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट को इसकी तरफ से सबसे ज़्यादा रुपए देखने को मिलते हैं, ठीक है? मतलब इसकी तरफ से यहाँ पे मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पे, वो आपके लिए यहाँ पे होने वाला है इनकम टैक्स, ठीक है? तो सेकंड पे आपका है यहाँ पे इनकम टैक्स, जो भी हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, तो उसके भी आपको यहाँ पे रुपए देखने को मिलते हैं, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट जो शेयर है यहाँ पे जो गवर्नमेंट का, जहाँ से उसको रुपए मिल रहे हैं, वो आपका है यहाँ पे इनकम टैक्स, ठीक है? फिर थर्ड पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जीएसटी, और यहाँ पे फोर्थ पे है आपका यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स। तो आपसे ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ इनको, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसके परसेंटेज भी पता होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके साथ-साथ आप बाकी भी यहाँ पे देखोगे, तो आप जैसे कस्टम का 4% है, फिर यूनियन एक्सरसाइज़ ड्यूटी का 5%, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बाकी मैच कर सकते हो। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रुपीज़ गोज़ टू, मतलब कि यहाँ पे कहाँ खर्च कर रही है सरकार, तो देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो खर्च करती है, वो खर्च करती है यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स पे। जैसे यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट लोन ले रही है या डेब्ट ले रही है, तो उसके इंटरेस्ट भरने में भी हमारी जो है गवर्नमेंट यहाँ पे पे करती है, तो उसमें जितना भी उसके पास खर्च आया, उसका 20% वो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरेस्ट पेमेंट में निकाल देती है, ठीक है? तो अगर आपसे पूछता है कि मैक्सिमम कौन-सा होगा, तो देखो यहाँ पे एक इंटरेस्ट पेमेंट भी दिख रहा होगा आपको, और एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जहाँ पे जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट है, वो स्टेट्स गवर्नमेंट में भी हमारा जो उसका रेवेन्यू होता है, ठीक है? सेंटर का जो भी रेवेन्यू होता है, वो स्टेट्स में भी यहाँ पे वो क्या करती है, आपको यहाँ बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है? तो वो भी आपका कितना है यहाँ पे इस बार 20% है, ठीक है? तो 20 और 20 दोनों ही है, तो आपको अगर ऑप्शन में मिलता है ए एंड बी, तो आप वो मार्क कर सकते हो। नाउ अगले पे चलते हैं, तो देखो अगला यहाँ पे अगर देखोगे मैक्सिमम, तो वो है आपका यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, ठीक है? जो भी हमारी गवर्नमेंट जो स्कीम्स वगैरह निकालती है उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद देखो सबसे कम अगर आप इन सब में देखोगे ना, तो पेंशन रहेगा, ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहले भी बहुत बार आ चुका है ऐसे क्वेश्चन, जहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाओ या फिर आपसे बोलता है सबसे कम किस में, सबसे ज़्यादा किस में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिख लो, साथ ही साथ इस पे स्टार मार्क भी कर लो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब्सिडीज़ में यहाँ पे 6% यहाँ पे खर्च करती है गवर्नमेंट। डिफेंस सेक्टर में 8% यहाँ पे खर्च करती है, ठीक है? फिर फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स में यहाँ पे 8% खर्च करती है, ठीक है? अदर एक्सपेंडिचर यहाँ पे 9% है, तो इस तरीके से आपसे अदर एक्सपेंडिचर से शायद ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, पर जो आपके यहाँ पे कन्फर्म्स आपको दिख रहे हैं कि ये इनमें इतना परसेंट यहाँ पे खर्च हो रहा है, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? तो इसलिए आपको मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ज़रूर कर लेना। दोनों के ही कर लेना, कहाँ से रुपए मिल रहे हैं और कहाँ पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, दोनों में ही। और साथ ही साथ इनकी वैल्यूज़ ज़रूर याद रख लेना, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो देखो अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है? नॉट के बारे में पूछा है। तो पहली स्टेटमेंट हमें दे रखी है कि रियल जीडीपी इज़ कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट ईयर एट कॉमन प्राइसेस। तो एकदम ये यहाँ पे क्या है, गलत स्टेटमेंट है। ये आपका क्या होता है, रियल नहीं होता है, नॉमिनल होता है, ठीक है? जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए था, यहाँ पे नॉमिनल होना चाहिए था। ठीक है, तो नॉमिनल बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे आप वैल्यूज़ को काउंट करते हो डिफरेंट ईयर्स को लेके, ठीक है? यहाँ पे कॉमन प्राइसेस देख के डिफरेंट ईयर्स को भी लेके, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की ना, तो रियल जीडीपी आपका जब निकलता है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे मार्केट प्राइसेस को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है? इवैल्यूएट करते हैं क्या, मार्केट प्राइसेस पे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं जीडीपी को, और एक कोई पर्टिकुलर हम बेस ईयर लेके चलते हैं, ठीक है? सिर्फ एक हम लोग क्या लेके चलते हैं, एक बेस ईयर लेके चलते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे इवैल्यूएट करके चलते हैं मार्केट प्राइसेस पे, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर जीडीपी को हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे रियल जीडीपी क्या है आपका, जहाँ पे हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं जीडीपी को एक पर्टिकुलर मार्केट प्राइसेस पे,
ठीक है, और आप वहाँ पे हम सम बेस ईयर भी ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेस ईयर आपका यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बेस ईयर ले रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, तो नॉमिनल जीडीपी आप ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे जो आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा था आधा करेक्ट था वहाँ पे, तो वो है आपका जब आप कैलकुलेट करते हो बेसिकली वैल्यूज निकालते हो आप किसी भी यहाँ पे चीज़ की ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ईयर आप लेते हो पर सेम प्राइस, ठीक है, सेम प्राइस डिफरेंट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब नाउ देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखे कि पोटेंशियल जीडीपी इज द रियल जीडीपी दैट द इकोनॉमी वुड प्रोड्यूस इफ इट्स रिसोर्सेज वर फुली एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये एकदम क्या है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, और यहाँ पे आप इसके नाम से ही आप बता पाओगे यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप यहाँ पे कैसे दिखाओगे अगर आप यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो, ठीक है। तो जो इसका नाम है ना वही यहाँ पे स्टेटमेंट भी इसको बता रही है, ठीक है। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, एक टाइप का रियल जीडीपी होता है जहाँ पे जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकती है अगर उसके सारे रिसोर्सेज क्या हैं, आपके एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब ना थर्ड आपको यहाँ पे दे रखे हैं नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो देखो ये आपकी करेक्ट है, यहाँ पे यही सी ऑप्शन आपका ए वाला ही सी ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, बस रियल की जगह यहाँ का क्या कर दिया, नॉमिनल। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर उसका डी आपको दे रखा है कि रियल जीडीपी पर कैपिटा इज द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो ये भी क्या आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखी थी और आपको यहाँ पे बस स्टेटमेंट्स ही पता होती सिर्फ, तो आप यहाँ पे इजीली मार्क कर सकते थे आंसर, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे देखो इकोनॉमी में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, पूरी थ्योरी या पैसेज भी समझ सकते हो, तो यहाँ पे आप इजीली इसको मार्क कर सकते हो अगर आपको सारे थ्योरीज वाले कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट के 3 एकदम करेक्ट है, ऊपर वाला गलत है, तो वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखो हम कुछ और मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी हम लोग किसको बोलते हैं, जीडीपी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। अब देखो जीडीपी बेसिकली क्या होता है, जो भी आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी आप यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो इंडिया में ही सिर्फ, और चाहे आप कोई फॉरेनर फॉरेनर यहाँ पे कर रहा हो, चाहे इंडियन ही कर रहा हो, पर इंडिया में ही कर रहे हो और उस पर्टिकुलर एक साल में कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सबको मिला के हम लोग बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो मैं वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो भी आप यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो एक फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में ही सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इंडिया में ही, चाहे भले आप यहाँ पे इंडियन हो कोई या फिर कोई फॉरेनर हो, और जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज अब बने, ठीक है, जितने भी बने सबको ऐड करके जो हमारा वैल्यू निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नाउ इसके बाद सेकंड जो आपकी यहाँ पे टर्म है वो आपकी यहाँ पे जीएनपी, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, जहाँ पे आप कोई भी वैल्यूज, मतलब बेसिकली आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो एक फाइनेंशियल ईयर में। पर यहाँ पे बस एक चेंज, यहाँ पे देखो दो चेंज आपको यहाँ पे क्या याद रखने, पहला तो देखो जीडीपी में हम बात कर रहे थे सिर्फ इंडिया में ही प्रोड्यूस होना चाहिए, जीएनपी में हम लोग देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है, कोई भी वर्ल्ड में आप प्रोड्यूस कर रहे हो। और जीडीपी में हमने देखा था चाहे आप इंडियन हो फॉरेनर हो कोई भी हो, अगर आप इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो तो हम उनको भी हम लोग काउंट करके चलते हैं और फिर सब करके हम लोग बोलते हैं उसको जीडीपी। वहीं पे जीएनपी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस, और पूरे वर्ल्ड में जो भी वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं जीएनपी, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडियंस रहेंगे, ठीक है, जीएनपी में, और यहाँ पे इंडियंस भी हैं और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, फॉरेनर्स भी हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ इंडियंस है और यहाँ पे क्या है, फॉरेनर्स भी हैं, ठीक है, इंडियंस प्लस फॉरेनर्स। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ ओनली इन इंडिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, चाहे आप इंडियन हो फॉरेनर हो कोई भी आप गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो सारे जो आपने गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, ठीक है, जितने भी लोग हैं सबको हम लोग सम अप करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जीडीपी। और यहाँ पे जीएनपी मतलब हो गया कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियंस की बात कर रहे हो और पूरे वर्ल्ड में जो भी वो सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सबको सम अप जब करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं होल वर्ल्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में बस दो चीज़ों का डिफरेंस है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बार बार समझा दिए। नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं एनडीपी, ठीक है। तो एनडीपी यहाँ पे देखो फॉर्मूला बस आपको यहाँ पे इसका याद रखना है। एनडीपी यहाँ पे होता है आपका जीडीपी माइनस
डिप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्रिसिएशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ पे हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है, मार्केट की वजह से। हम लोग खुद से नहीं गिराते, मार्केट की वजह से गिरती है। जब हम खुद से गिराते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। मैं ये सब समझा चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। नाउ नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, एनएनपी। ये होता है आपका यहाँ पे जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बस आपको फॉर्मुलेस पता होना चाहिए इसके बारे में, और बाकी आपको यहाँ पे जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। तो आप इजीली यहाँ पे जो आपका छोटा सा थ्योरी कॉन्सेप्ट ही है ना, इनके थ्रू आप इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सो गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछ रखा है, द सिचुएशन वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी फॉल शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। तो बेसिकली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, पर मैं आपको पहले सारे ऑप्शन समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन की, ठीक है। तो देखो, डिमांड साइड इन्फ्लेशन बेसिकली आपको तब देखने को मिलता है जब आपकी जो डिमांड है वो हाई हो आपकी सप्लाई से, ठीक है। जो आपकी यहाँ पे डिमांड है वो हाई हो किससे, सप्लाई से। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ से आप समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है, जो भी आपकी यहाँ पे टोटल डिमांड है, ठीक है, कोई भी गुड की या सर्विसेज की, किसी की भी, तो यहाँ पे उन सबको मिला के आपका जो सप्लाई है उससे ज़्यादा हो तो हम उसको बोलते हैं यहाँ पे डिमांड साइड इन्फ्लेशन। फिर जब हम यहाँ पे बात करते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन की, तो इसका बेसिक मतलब क्या है यहाँ पे, इसका बेसिक मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इनसफिशिएंट सप्लाई है, मतलब कि यहाँ पे गुड्स है ही नहीं या फिर सर्विसेज है ही नहीं कि हम डिमांड को मीट कर पाए, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप की, तो इन्फ्लेशनरी गैप हमें तब देखने को मिलता है जब हमारा एक्चुअल, या आप बोल सकते हो जो रियल जीडीपी है, ठीक है, जो हमारा रियल जीडीपी है वो हमारा यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है पोटेंशियल जीडीपी से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। और रिसेशनरी गैप हम कब बोलेंगे, जब हमारा जो रियल जीडीपी है वो हमारा छोटा हो पोटेंशियल जीडीपी से, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो वापस, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे आप मार्क करोगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको दे रखा है कि आपका जो जीडीपी है, रियल जीडीपी, वो फॉल शॉर्ट है पोटेंशियल जीडीपी के, मतलब रियल जीडीपी आपका कम है पोटेंशियल जीडीपी से, जो कि अभी हमने देखा आपका होता है रिसेशनरी गैप में, ठीक है। ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, जहाँ पे रियल जीडीपी ज़्यादा हो जाता है पोटेंशियल से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है क्वेश्चन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि एक्सचेंज रेट स्टेट द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज करेक्ट, ठीक है। तो कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स आर रेट्स इन विच द गवर्नमेंट इंटरफेयर बाय बाइंग और सेलिंग देयर करेंसी। तो यहाँ पे ये एकदम गलत है। ये बेसिकली आपके टोटली डिपेंड होते हैं मार्केट के डिमांड पे, ठीक है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स की, ठीक है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इस पर्टिकुलर चीज़ में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। तो गवर्नमेंट कहाँ पे इंटरफेयर करती है, वो आपकी करती है यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, और इसलिए आपका यहाँ पे बी क्या एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के डिसीजन ही होते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट्स में। नाउ सी आपको दे रखा है कि अंडर द ब्रेटन वुड्स सिस्टम द एक्सचेंज रेट्स आर फ्लोटेड इन टर्म्स ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ गोल्ड। तो देखो, यहाँ पे फ्लोटेड नहीं होते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपकी ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी आपका सही था। नाउ डी आपको यहाँ पे दे रखा है अंडर द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड द एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ डॉलर। तो यहाँ पे ये भी गलत है, डॉलर नहीं, यहाँ पे गोल्ड होगा, ठीक है। तो इसी की वजह से ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बी ऑप्शन, कि फिक्स जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो आपकी सेट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। उसके पर्टिकुलर डिसीजन से, उसके एक्शन से आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट्स होते हैं, ठीक है। वरना आपको यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ही हम लोग यहाँ पे मानते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। वो है हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिमांड्स का, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको इजीली समझा रहा हूँ, बहुत इजी वर्ड्स में समझाऊंगा, ठीक है। कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिख देना ज़रूर। देखो, तो पहला आपका यहाँ पे होता है इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। टाइप ऑफ डिमांड में पहला आपका यहाँ पे होता है इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड बेसिकली क्या होता है, जब आपको जो भी आपकी ऐसी डिमांड है जो यहाँ पे सिर्फ एक इंसान को चाहिए हो, ठीक है, नीड बाय वन। फिर दूसरा आपके पास यहाँ पे होता है मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड बेसिकली आपका क्या होता है, जब आपको कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों को चाहिए होगा, मतलब कि यहाँ पे हो गया नीडेड बाय सम, ठीक है, नीडेड बाय सम पर्सन, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा अगर लोगों को चाहिए कोई भी प्रोडक्ट, तो आपको क्या बोलोगे, उसको मार्केट डिमांड बोलोगे। फिर आपके पास थर्ड आता है यहाँ पे एक्स एंटे डिमांड, ठीक है। एक्स एंटे डिमांड बेसिकली इसका मतलब क्या है,
जैसे मान लो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे 10 केजी आटे की, ठीक है, 10 केजी आटे की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी और आपको ईजिली 10 का 10 केजी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, 10 केजी आपका आटा भी मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या, जो आपकी यहाँ पे एक्चुअल नीड थी वो यहाँ पे क्या होगी, फुलफिल हो गई, ठीक है। तो ऐसे टाइप का हम लोग डिमांड को बोलते हैं एक्स एंटी डिमांड, जहाँ पे आपकी जो भी एक्चुअल नीड थी वो यहाँ पे क्या हो गई, फुलफिल हो गई, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं फोर्थ की, तो वो आपका यहाँ पे आता है एक्स पोस्ट डिमांड। तो एक्स पोस्ट डिमांड आपका यहाँ पे क्या होता है, इसका बेसिक मतलब है यहाँ पे कि मान लेते हैं हम लोग, इसी के एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे 10 केजी आटे की, ठीक है। तो 10 केजी आटे की आपको यहाँ पे क्या थी, रिक्वायरमेंट थी, पर आपको यहाँ पे मिला 10 केजी से भी कम, ठीक है। तो लेस देन 10 केजी आपको क्या मिला, आटा मिला। कोई भी एक्स वैल्यू ले लो जो 10 से कम है, तो आपको 10 केजी से कम आटा मिला, चाहे वो 9 केजी मिला हो, चाहे 9.5 ही मिला हो, या 9.99 भी मिला हो, ठीक है, पर आपको वो कम मिला, ठीक है। तो वो आपका किस टाइप पे आ जाएगा, एक्सपोज डिमांड में आ जाएगा, ठीक। आई होप कि आपको ये चार तो अच्छे से समझ में आ गए हो, ठीक है। अब इसके बाद हमारे जो दो और बचे हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और तीन और बचे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पे फिफ्थ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जॉइंट डिमांड, ठीक है। तो जॉइंट डिमांड बेसिकली क्या होता है, जब यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसी की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की भी आपकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये डिमांड है, ठीक है। एग्जांपल है आपका यहाँ पे कार, जब कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की, ठीक है, डीजल की, फिर ग्रीन फ्यूल की, ठीक है, इन सब की क्या होगी, यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार की डिमांड बढ़ रही है तो इन सब की भी डिमांड बढ़ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट डिमांड बोलेंगे, ठीक है। फिर सिक्स पे हम लोग चलते हैं। सिक्स था आपका यहाँ पे कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट डिमांड, ठीक। तो देखो कॉम्पोजिट डिमांड बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब, जैसे मान लो आपका कोई भी एक प्रोडक्ट है, हम लोग जैसे इस केस में ले लेते हैं स्टील। अब आप स्टील से स्पून भी बना सकते हो, ठीक है, स्टील से आप लोग यहाँ पे कार की बॉडी भी बना सकते हो कोई, ठीक। फिर इसके साथ साथ आप कोई एक पाइप भी बना सकते हो, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हो। अब यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्टील को एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना पहले। तो यहाँ पे आप स्टील से ये सारी चीज़ें बना सकते हो। अब ऐसा ऐसा मान के चलो कि स्पून की डिमांड बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे जो स्टील है वो आपको ज़्यादातर स्पून पे जाती हुई दिखेगी, मतलब कि इससे क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे कार बॉडी की और पाइप की जो सप्लाई है स्टील की वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा जब चीज़ें बनती हैं, तो उनमें से किसी भी एक चीज़ की जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है, तो जो एक प्रोडक्ट है जिससे बाकी सब चीज़ें बन रही है, जैसे इस केस में वो है स्टील, तो वो जो स्टील है वो यहाँ पे उसी प्रोडक्ट के पास सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो इसी की वजह से जो बाकी के जो प्रोडक्ट स्टील से बन रहे हैं, वो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, आप बोल सकते हो यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो सप्लाई उसकी कम हो जाएगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। फिर सेवेंथ है आपका यहाँ पे डेराइव्ड डिमांड। तो देखो डेराइव्ड डिमांड बेसिकली इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, अब देखो इजी टर्म्स में यहाँ पे समझाने के लिए, मान लो यहाँ पे आपका ये हाउस है। अब हाउस में आपको यहाँ पे स्टील भी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टील भी चाहिए, स्टील के साथ आपको यहाँ पे वुड भी चाहिए, साथ में मान लो यहाँ पे आपको सीमेंट भी चाहिए, ठीक है, और भी बहुत सारी आपको यहाँ पे चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे वापस से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, ये स्टील है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टील भी चाहिए, वुड भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको एक हाउस की वजह से आपको बाकी सब चीज़ों की भी आपको डिमांड मिल रही है, ठीक है। पर यहाँ पे जो रियल डिमांड है वो आपकी क्या है, यहाँ पे देखो रियल डिमांड आपकी रहेगी हाउस की, ठीक है। पर यहाँ से हाउस की वजह से आपको इन सब की भी क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ही हम लोग बोलते हैं डिराइव डिमांड, मतलब कि जो आपकी रियल डिमांड है उसकी वजह से आपकी बहुत सारा चीज़ों की, बहुत ज़्यादा जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो बहुत सारी चीज़ों की क्या है, आपकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव डिमांड। तो आपका ये हो जाएगा सेवन, और ये इसी के साथ आपको डिमांड वाला जो चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दी है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से कर लेना। तो अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। तो अब हम यहाँ से जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपके आएंगे कर्व से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको लिस्ट दे रखी है कर्व की, और आपको बताना है यहाँ पे क्या वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लॉरेंस कर्व की। तो लॉरेंस कर्व आपका बेसिकली बताता है इनइक्वालिटी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही स्टेटमेंट दे दिया, तो यहाँ पे आपका ए तो हो गया यहाँ पे 3, तो आपका डी भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है फिलिप कर्व के बारे में। तो फिलिप कर्व बेसिकली आपका जो बताता है रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट होता है वैसे,
ठीक है, पर आप यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका ये हो जाएगा। पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो आपके रिलेशन बताता है वो फ्लिप कर्व बताता है, और फ्लिप कर्व ये बोलता है जो आपका इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है ये आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, ठीक है, इन्वर्स रिलेशनशिप होती है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, जब इन्फ्लेशन बहुत ही कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। फिर जो आपका यहाँ पे एंजल कर्व है ये आपको बताता है जो आपकी यहाँ पे इनकम है और उसका कितना प्रोपोर्शन आप यहाँ पे फूड के एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहे हो, मतलब फूड पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो। तो सी तो हो गया आपका यहाँ पे 4, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए गलत है। फिर लेफर कर्व की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका बताता है टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू के बारे में, ठीक है, उसके बीच की जो भी रिलेशन है उसके बारे में। तो डी हो गया हमारा यहाँ पे सेकेंड वाला, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या आपका एकदम करेक्ट है। नाउ देखो अब यहाँ पे मैं कुछ और आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ग्राफ, तो हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं राहन कर्व की, ठीक। तो देखो राहन कर्व बेसिकली आपको क्या बताता है, जो भी आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच मैक्सिमाइजेस, ठीक है, मैक्सिमाइजेस, जो भी आपकी गवर्नमेंट की फंडिंग है जो कि यहाँ पे आपकी मैक्सिमाइज कर देती है किसको, द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, तो तो यहाँ पे किसको यहाँ पे कर देती है, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को, वो यहाँ पे जो भी आपकी गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है उसको रिलेशन में बता रहा है कि वो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी क्या कर देती है, मैक्सिमाइज कर देती है, ये बताता है आपको यहाँ पे राहन कर्व, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। नाउ नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट आपसे बोल सकता है यहाँ पे वेज कर्व के बारे में पूछ सकता है, तो वेज कर्व की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो वेज कर्व यहाँ पे रिलेशनशिप बताता है आपकी यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स एंड वेजेस के बीच में, ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे वेज जो कर्व है वो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप बताता है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स एंड वेजेस के बीच में, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरे स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अगले की, जो कि है आपका यहाँ पे होने वाला है बेवरेज, ठीक है, बेवरेज कर्व। तो बेवरेज कर्व बेसिकली आपके यहाँ पे रिलेशन बताता है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब वैकेंसी, ठीक है, जॉब वैकेंसी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप ऐसे रख लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड जॉब वैकेंसी के बीच में जो भी रिलेशन है आपका बेवरेज कर्व बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके कर्व्स है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाते हैं। नाउ यहाँ पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं रिकवरी के बारे में, ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं रिकवरी के बारे में। तो देखो रिकवरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक होता है यहाँ पे आपका एल शेप, ठीक है, फिर एक होता है यहाँ पे आपका वी शेप, फिर एक होता है आपका यहाँ पे यू शेप, और एक होता है यहाँ पे आपका डब्ल्यू शेप, ठीक है। तो देखो जो आपका एल शेप होगा ये आपका क्या होगा, स्लो रहेगा, ठीक, और ये कभी भी फुली रिकवर नहीं हो सकता है, ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये फुली रिकवर कभी नहीं होगा और ये आपका क्या रहेगा, स्लो रहेगा। नाउ वी शेप की जब हम बात करते हैं तो वी शेप मतलब यहाँ पे हो गया कि शार्प डिक्लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है, और इसी के साथ हमने रिकवर भी कर लिया फुली, ठीक है, रिकवर फुली, ठीक। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि डिक्लाइन भी हमें शार्प तरीके से देखने को मिला। आप इस तरीके से याद रख सकते हो जो भी इसकी शेप है ना उस तरीके से, आपकी मान लो इकोनॉमी यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई, फिर उसके बाद यहाँ चली गई ऊपर, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वी शेप। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे यू शेप की। तो यू शेप देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कि जो डिक्लाइन हो रहा है उसको सम टाइम लग रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो भी डिक्लाइन हुआ उसने कुछ टाइम लिया, ठीक है, टुक सम टाइम, ठीक। और साथ ही साथ जो आपकी यहाँ पे रिकवरी है वो भी क्या है, यहाँ पे वो भी स्लो है, ठीक है, पर यहाँ पे कंप्लीट रिकवरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कंप्लीट रिकवरी, ठीक है। और यहाँ पे आप मान सकते हो कि ये जो इकोनॉमी होती है ना जिसकी यू शेप रिकवरी होती है ये बेस्ट इकोनॉमी होती है, ठीक है, क्योंकि वी शेप में क्या हो रहा है एकदम ही कभी भी डिक्लाइन हो सकती है, कभी भी बढ़ सकती है, तो वो थोड़ा अनयूजुअल है, ठीक है, किसी कंट्री के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो बेस्ट है वो आपका है यू शेप। फिर हम डब्लू की बात करते हैं तो डब्लू क्या है बेसिकली आपका यहाँ पे कि
यहाँ पे जैसे पहले नीचे गई वो, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पहले तो हुआ शार्प डिक्लाइन, ठीक है, पहले तो हो गया यहाँ पे शार्प डिक्लाइन। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे यहाँ पे स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से इकोनॉमी क्या हुई, यहाँ पे ग्रो हुई, ठीक है, यहाँ पे आके ग्रो हो गई, ठीक है, शेप के हिसाब से आप यहाँ पे याद रख सकते हो इजिली। तो यहाँ पे आके वो ग्रो हुई, पर उसके बाद उन्होंने वो सारे रिस्ट्रिक्शन सब हटा दिए, ठीक है, उन्होंने सोचा कि अब तो ग्रो हो ही गई है तो अब हम हटा देते हैं। तो अब उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि वो वापस से क्या हो गई, नीचे आ गई। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो भी आपका यहाँ पे ये एक टाइप का आपका पैरेललाइज इकोनॉमी है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है ये वर्ड, ठीक है, पैरेललाइज इकोनॉमी है कि उन्होंने पहले सोचा कि यहाँ पे जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाए उसकी वजह से यहाँ तक चली गई इकोनॉमी, उन्होंने फिर सोचा कि इसको हम लोग लिफ्ट आउट कर देते हैं, मतलब इसको अब हटा देते हैं, क्योंकि अब इकोनॉमी तो ग्रो कर ही रही है, पर उसी के चक्कर में, उनके हटाने के चक्कर में वो सारे रिस्ट्रिक्शंस, वो इकोनॉमी वापस से क्या आ गई, नीचे आ गई, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डब्ल्यू शेप। तो शेप के थ्रू आप इजीली ये सब याद रख सकते हो। तो हमने यहाँ पे कर्व्स भी देख लिए, रिकवरी भी के बारे में भी हमने यहाँ पे बात कर ली। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है, नॉर्मली देयर विल नॉट बी अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कब कब आपको यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिल सकती है डिमांड कर्व में, ठीक है। तो देखो डिमांड कर्व आपको कैसा दिखता है, यहाँ पे ये आपका होता है क्वांटिटी, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये होता है क्वांटिटी, और ये होता है आपका यहाँ पे प्राइस, ठीक है। और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका होता है यहाँ पे प्राइस वर्सेस क्वांटिटी, आप इसको मान सकते हो, ये इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि ये आपका होता है क्या, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है प्राइस वर्सेस क्वांटिटी में हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दे रखा है कि किस किस चीज़ से आपकी आप पे शिफ्ट हो सकता है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको शिफ्ट देखने को मिल सकता है यहाँ पे, जो भी आपका यहाँ पे कंज्यूमर खरीद रहा है, अगर उसका टेस्ट जो है यहाँ पे वो चेंज हो जाए, ठीक है, मतलब जो पहले जो प्रेफर करता था वो यहाँ पे नहीं कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे चेंज इन कस्टमर टेस्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख लो कि चेंज इन कस्टमर्स टेस्ट, तो उस टाइप पे आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि चेंज इन इनकम, ठीक है। अब अगर मान लो कि यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे कोई चीज़ ले रहे हो, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्राइस की नहीं है, बहुत कम प्राइस की, पर आपकी अब इनकम बढ़ गई, अब आपको बहुत ही अच्छी चीज़ चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप दूसरी चीज़ पे चले जाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम भी यहाँ पे एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपका जो डिमांड है वो आपका यहाँ पे चेंज होता रहता है, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पे आपका होने वाला है चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। तो बेसिक मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी एक जैसे गुड्स होंगे तो यहाँ पे उनकी प्राइसेस की वजह से भी आपको देखने को मिलेगा कि डिमांड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज इन प्राइसेस ऑफ सिमिलर आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल लो यहाँ पे रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड गुड्स, ठीक है, रिलेटेड गुड्स। और आपका यहाँ पे जो फोर्थ है, जो कि लास्ट ऑप्शन है, वो है आपका यहाँ पे पॉपुलेशन के ऊपर भी, ठीक है। तो चेंज इन पॉपुलेशन, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है। तो ये बेसिकली ये चार चीज़ें हैं, आप बोल सकते हो, इन इसी की वजह से आपका जो डिमांड कर्व है यहाँ पे वो शिफ्ट लेता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अब ऑप्शन देखो ध्यान से, तो देखो पॉपुलेशन ग्रो हुआ मतलब चेंज हुआ, पॉपुलेशन एकदम करेक्ट है। एवरेज इनकम यहाँ पे राइज हुई क्योंकि यहाँ पे दे रखा है इंक्रीज, यहाँ पे चेंज इन इनकम, तो ये भी एकदम करेक्ट है। कंज्यूमर वांट टू बाय मोर एट एनी गिवन प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। पर आपको यहाँ पे जो ए ऑप्शन दे रखा है ये आपका यहाँ पे आंसर है, जो कि आपको दे रखा है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, अगर प्राइस आपका किसी भी कमोडिटी का फॉल्स होता है तो उस केस में यहाँ पे डिमांड कर्व से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब उसका बेसिक मतलब आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि देखो यहाँ से प्राइस आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे गिरता जा रहा है, और क्वांटिटी आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इससे मतलब आप क्या निकाल पा रहे हो कि जो आपकी यहाँ पे डिमांड है वो किसी भी तरीके से डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि रिलेटेड नहीं है आपके यहाँ पे प्राइस से, ठीक है। मतलब कि जो भी आपका यहाँ पे प्राइस फॉल हो रहा है उस चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उससे वो रिलेटेड नहीं है। और जो ये बाकी तीन है यहाँ पे बेसिकली इन तीनों को आप बोल सकते हो, इन्हीं की वजह से आपका यहाँ पे शिफ्ट देखने को हमें मिलता है। नाउ अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दे रखा है कि इन इकोनॉमिक्स इफ अ डायग्राम हैज़ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैज़ 45 डिग्री एंगल with either axis and it is asserted that along the line x equals to y, ठीक है, what is tacitly assumed, ठीक है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो ऐसा कुछ आपका यहाँ पे डायग्राम बनेगा, वाई एक्सिस आपका ये होगा, एक्स एक्सिस आपका ये होगा, और आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 45 डिग्री का एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बनेगा, और x इक्वल्स टू क्या, y। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x इक्वल्स टू क्या होगा, y होगा। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है
कि जब इन्होंने बोल दिया है कि x इक्वल टू आपका y होगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो दोनों वेरिएबल होंगे उनकी सेम यूनिट होगी, ठीक है? जब सेम यूनिट होगी तभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वो x इक्वल टू y होंगे, ठीक है? जब यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान दो, अगर मान लो यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे यूनिट है 2, 3, 4 और यहाँ पे आप दे दो 2000, 4000 ऐसा, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर ग्राफ आपका नहीं बनेगा, ठीक है, इस केस में। तो यहाँ पे सेम यूनिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी यहाँ पे 45 डिग्री एंगल का आपका बनेगा ग्राफ, और यहाँ पे जब इन्होंने बोल दिया है एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है? तो इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि यूनिट क्या होंगी, यहाँ पे सेम होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल डिमांड कर्व। तो देखो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था प्राइस एंड क्वांटिटी के रिलेटेड, जहाँ पे आपका प्राइस क्या था हमारा, ये था, और क्वांटिटी था हमारा इस एक्सेस पे, ठीक है? और यहाँ पे आपकी जो प्राइस और क्वांटिटी का जो कर्व था, हमें कुछ ऐसा हमें मिल रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कर्व की, तो जो आपका यहाँ पे ये कर्व है, ये आपका इन्वर्स होता है, ठीक है? मतलब इन्वर्स किससे होता है, इन्वर्स आपका होता है डिमांड से, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, आपका इन्वर्स होता है किससे, आपका इन्वर्स होता है यहाँ पे डिमांड से, ठीक है? तो इसी की वजह से जो आपका स्लोप बनेगा वो बनेगा यहाँ पे नेगेटिव, और बी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्स है, ठीक है? यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, पर यहाँ पे इन्वर्स है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है, गिनी कोफिशिएंट और गिनी रेशियो कैन बी एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इन एन इकोनॉमी, ठीक है? तो देखो गिनी कोफिशिएंट की बात करें या फिर गिनी रेशियो की बात करें, दोनों सेम होती है, और ये बेसिकली आपको यहाँ पे बताता है इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है? पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि ये बताता है आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी के बारे में, और किसके टर्म्स में, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ठीक है? यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे कैसे आपकी जो इनकम है वो इनइक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड आपकी पॉपुलेशन में, ठीक है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो कि आपकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पॉपुलेशन, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं बेसिकली, गिनी कोफिशिएंट या फिर आप बोल सकते हो गिनी रेशियो, ये आपको बताता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो कि आपकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द पॉपुलेशन, मतलब कि जो भी आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो पॉपुलेशंस है उसके अमंग में यहाँ पे किस तरीके से आपके यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है इनइक्वली, ठीक है? यहाँ पे इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इनइक्वली है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बता रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनडिफरेंस कर्व्स। तो देखो इनडिफरेंस कर्व्स आपके यहाँ पे होते हैं इस टाइप से, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आप इनकी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देख पाओगे, पहली तो कि ये कैन नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी इनके कर्व्स होंगे, ठीक है, कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है? जो भी हमारे इनडिफरेंस के कर्व्स होंगे वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये कॉन्वेक्स में होंगे, ठीक है? कॉन्वेक्स शेप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? हमने यहाँ पे मिरर पढ़ा था, आपको पता होगा, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, ये आपका कॉनकेव होता है और इस टाइप से आपका यहाँ पे क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ पे आप ओरिजिन से हमें देखने को बोला है, तो ओरिजिन से आप देखोगे, तो इस तरफ से जब देखोगे तो इस तरफ से आप देखो ध्यान से, आपको क्या दिखेगा, ये कॉन्वेक्स दिखेगा, ठीक है? तो कॉन्वेक्स मिरर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ओरिजिन से, ठीक? फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे एक इसके बाद याद रखना है, यहाँ पे देखो पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो पहले हमें दे रखा है इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये एकदम करेक्ट है, अभी हमने आपको यहाँ पे समझाया भी है। फिर आपको दे रखा है दी हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है? तो ये भी एकदम क्या है, एकदम करेक्ट है। इसका मतलब क्या है बेसिकली, कि जो भी आपका इंडिफरेंस कर्व जो भी हाईएस्ट होगा ना, वो बेसिकली आपका यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल को भी हायर कर रहा है, ठीक है? मतलब जो मैंने अभी इक्वली आपको बताया था कि बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ बताना चाह रहा है यहाँ पे बेसिकली ये चीज़, कि जो आपका यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा ना वो डाउनवर्ड होगा यहाँ पे हमारा राइट साइड में, जो कि हमारा इस तरफ से देखने को भी मिल रहा है, ठीक है? ये आप राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे नीचे आता हुआ दिखेगा, ठीक है? और यही हमारा क्या होता है कि ज़्यादा इंडिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ऊपर की साइड, उसी से आपका यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो हायर लेवल का है, ठीक है? अब नाउ तीसरा आपको दे रखा है कि टू इंडिफरेंस कर्व्स कट ईच अदर। तो यहाँ पे ये तो एकदम ही गलत है, मैंने आपको यहाँ पे बना के ही दिखाया है, एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, ठीक है? कभी नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि आपका है बी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन इन द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है? तो देखो मैंने अभी लॉ ऑफ डिमांड का भी ऑलरेडी आपको यहाँ पे अच्छे से बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या बताता है,
वो आपका यहाँ पे नेगेटिव बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है आपका प्राइस और क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो जो कि अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया था जहाँ पे वो नेगेटिव स्लोप बना रहा था, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया सब कुछ। नाउ अब देखो, अब यहाँ पे सब चीज़ आपको जो पता होना चाहिए इससे रिलेटेड वो है आपका यहाँ पे कि कैसे आपकी जो ये रिलेशनशिप है वो आप यहाँ पे कांस्टेंट बना सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कंडीशन है आप उस पर ध्यान देना। तो यहाँ पे पहली कंडीशन है जब आपकी यहाँ पे जो इनकम है, ठीक है, कस्टमर्स या फिर आप बोलो कंज्यूमर्स की, ठीक है, कंज्यूमर्स की जो इनकम है वो यहाँ पे क्या रहे, रिमेन कांस्टेंट रहे, ठीक है। तब आप यहाँ पे इसको कांस्टेंट बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे कोई भी चेंज ना हो, ठीक है, नो चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कि यहाँ पे साइज में भी यहाँ पे पॉपुलेशन की कोई चेंज ना हो, ना ही कॉम्पोजिशन में हो, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो उस टाइम पे भी आपका क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। फिर तीसरा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो तीसरा यहाँ पे क्या है कि देयर आर नो चेंजेस इन टेस्ट, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बताया था उसी का यहाँ पे मैं वापस से समझा रहा हूँ। तो नो चेंज इन अगर टेस्ट आपको देखने को मिलता है, नो चेंज इन टेस्ट, तो इसका भी मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आप बोल सकते हो कांस्टेंट आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। फिर लास्ट आपका है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि देयर इज नो चेंज इन प्राइस, ठीक है, कि यहाँ पे जो प्राइस है, ठीक है, नो चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ना तो चेंज हो प्राइस में, ना चेंज हो कोई टेस्ट में, ना ही चेंज हो पॉपुलेशन के साइज में या कॉम्पोजिशन में, ना ही आपके इनकम में कोई चेंज हो। तो उस टाइम पे हमारे जो ये सब हमारे अजम्पशंस है जो हम मान के चलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में। और इसके साथ एक और यहाँ पे याद रख लेना कि नो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर, ठीक है, इसका मतलब ही यहाँ पे हो गया ये, ठीक है, नो चेंज इन प्राइस। तो देखो ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइस में भी कोई चेंज ना हो, टेस्ट में भी कोई चेंज ना हो, ना ही कोई यहाँ पे इनकम में चेंज हो, ठीक है, ना ही इसके साथ कोई पॉपुलेशन के साइज या कॉम्पोजिशन में चेंज हो। तभी हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम लोग अपना ये सब हमारे अजम्पशंस है, ठीक है, जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। तो देखो अब यहाँ पे इसको देखो, तो पहले आपको दे रखा है कि देयर आर नो चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, एकदम करेक्ट है, यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देख लो। फिर आपको दे रखा है कंज्यूमर आर अफेक्टेड बाय डेमोन्स्ट्रेटेड इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नहीं देख रखी है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर है और ये गलत है, ठीक है। अब बी आपको दे रखा है इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, तो आपको यहाँ पे देखो पहले में ही आपको यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी करेक्ट है। फिर डी आपको दे रखा है देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखो नो चेंज इन प्राइस यहीं पे आपको दे रखा है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो बाकी सारे क्या है हमारे ये अजम्पशंस है, और अजम्पशंस जो यहाँ पे नहीं है उसका कौन सा पार्ट है, यहाँ पे सी ऑप्शन है। और इसके अलावा भी जो हमारा एक और अजम्पशन था वो था हमारा कि यहाँ पे पॉपुलेशन में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार अजम्पशन से ये याद रखना है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि व्हेन सम गुड्स और प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर कंप्लीटली फिक्स्ड इन अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ प्राइस द सप्लाई कर्व इज, ठीक है। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस होता है, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे क्वांटिटी होता है, ठीक है। जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप। पर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे ये है क्वांटिटी और ये है आपका यहाँ पे क्या, प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बेसिकली क्या दे रखा है कि इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स्ड इन अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो फिक्स्ड इन अमाउंट है मतलब कि आपकी क्वांटिटी क्या है, फिक्स्ड है। मान लो मैंने यहाँ पे आके फिक्स्ड कर दी, तो यहाँ पे ये फिक्स्ड है पर आपका जो प्राइस है वो तो यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका स्लोप क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, आपका वर्टिकल बन रहा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन में आपसे देखो वापस से पूछ रखा है डिमांड कर्व के बारे में। तो अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि डिमांड कर्व के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है मूवमेंट अलॉन्ग, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ देखो अभी हमने यहाँ पे इससे पहले डिस्कस किया था, जो हमने यहाँ पे बात करी थी कि यहाँ पे कब कब आपके यहाँ पे शिफ्ट लेता है, ठीक है। तो शिफ्ट कब कब लेता है, यहाँ पे ये सब हमने कंडीशन यहाँ पे अगर आप देख सकते हो वापस अगर देखना चाहो। अब यहाँ पे हम वापस से यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको बोला है मूविंग अलॉन्ग, ठीक है, मूवमेंट जो हो रहा है उसका अलॉन्ग हो रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपको बी ऑप्शन दे रखा है चेंज इन प्राइस ऑफ द अनदर कमोडिटी, आप या फिर बोल सकते हो कि सिमिलर और रिलेटेड कमोडिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो ये आपका आंसर नहीं होने वाला है। उसके बाद चेंज इन इनकम भी आपका नहीं होगा क्योंकि इससे भी क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। फिर चेंज इन टेस्ट और प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर भी नहीं होगा क्योंकि इससे भी क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और जो चौथा यहाँ पे कंडीशन था वो आपका क्या था, यहाँ पे
चौथा था यहाँ पे चेंज इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन में भी चेंज होगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये बचे हुए 3, ठीक है। तो ये सब से क्या होगा, यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। पर आपको यहाँ पे क्या बोला है, मूवमेंट अलोंग बोला है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चेंज इन इट्स प्राइस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि हमें बाकी सारों के बारे में अच्छे से पता था। तो यहाँ पे डिमांड कर्व के बारे में जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन भी किए हैं, तो आप इन सब से एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है। नाउ इस क्वेश्चन में देखो वापस से आपसे वही डिमांड कर्व के ऊपर ही यहाँ पे वापस से क्वेश्चन पूछा है और डिमांड के ऊपर ही पूछा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट आपसे पूछा है, ठीक है, इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड। तो देखो अगर उस पर्टिकुलर गुड के अगर खुद की प्राइस की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस करेगा ही, ठीक है। ये तो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। क्योंकि अगर मान के चलो आपका जो कोई भी एक गुड है उसका प्राइस 1000 रुपये है, 2000 रुपये, तो सीधी सी बात है उसकी डिमांड क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइस रखोगे उतने कम कस्टमर्स उसको परचेज कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे इजी सी बात है यहाँ पे कि वो कम बनेंगे, ठीक है। तो सप्लाई भी कम होगा उस चीज़ का और डिमांड भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं होगी, क्योंकि जो सस्ती चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे हाई होती है, ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई भी सबसे ज़्यादा उन्हीं का ही होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी में आपको बोल रखा है प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हो गया यहाँ पे कि उससे ही रिलेटेड एक और यहाँ पे आप बोल सकते हो उसके जैसी या उससे रिलेटेड एक और यहाँ पे कोई गुड है, उसका भी अगर मान लो यहाँ पे जैसे एक एक्स गुड है, ठीक है, हमारे पास मान लो एक एक्स पर्टिकुलर गुड है और एक और वाई गुड है जो सेम कैटेगरी की है, सेम चीज़ है। यहाँ पे अगर मान लो इसका 100 रुपये का प्राइस है और उस पर्टिकुलर गुड का यहाँ पे 20 रुपये का प्राइस है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डिमांड पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो काम करेगी, जो ये काम करने वाली है, वो यहाँ पे एक्स भी करने वाला है, ठीक है। तो जब यहाँ पे 20 रुपये में ही कंज्यूमर को ये मिल जा रहा है यहाँ पे सेम काम करने वाला प्रोडक्ट, तो वो 100 रुपये क्यों वेस्ट करेगा, है ना। तो इसलिए इसकी भी डिमांड पे क्या होगा, फर्क पड़ेगा। नाउ सी आपका है यहाँ पे कि प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे बनाया है जिस भी चीज़ से, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो भी आपका यहाँ पे जो गुड का प्राइस है वो भी यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो कम होगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, मतलब कि चेंज होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या मतलब है कि इन्फ्लुएंस करेगा। नाउ डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्राइस ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ द गुड, इसका यहाँ पे एज सच आपके यहाँ पे डिमांड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं है, ये आपको यहाँ पे बस याद रखना है, बाकी सब मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ना यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे इजी टर्म्स में समझाने के लिए आपने यहाँ पे एक मुहावरा बोल सकते हो, आप फिर आप बोल सकते हो एक सेंटेंस भी आपने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो वैसे ही मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास यहाँ पे 2 जॉब ऑफर आते हैं, ठीक है। एक आपको कंपनी वो देती है आपको 80,000 पर मंथ, ठीक है, 80,000 पर मंथ आपको यहाँ पे एक कंपनी दे रही है, और एक कंपनी आपको दे रही है 50,000 पर मंथ, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो बी कंपनी है, यहाँ पे आपको मान लो आपको जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर है पर पास में ही है। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि 100 किलोमीटर के आसपास में आपको यहाँ पे जाना पड़ रहा है, वहीं पे ए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जाना पड़ रहा है 300 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे कि आप इन कंडीशंस को देख के आपने एक डिसीजन बनाया कि मैं ए वाली जॉब नहीं करूँगा, मैं बी वाली यहाँ पे तब भी कर लूँगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो 100 किलोमीटर आप एक दिन में कवर कर सकते हो, ठीक है, आने जाने में आप इजीली कवर कर लोगे, पर 300 किलोमीटर को कवर करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप हर दिन घर पे भी नहीं आ पाओगे, पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर दूसरी चीज़, मान लो अगर आप यहाँ पे अपने ही व्हीकल से जा रहे हो तो उसके अलग यहाँ पे खर्चा आएगा, उसका अलग खर्चा हो गया, ठीक है, फिर रहने का अलग खर्चा हो गया। तो सब कुछ आपने कैलकुलेट करके देखा कि यहाँ पे जो 50,000 पर मंथ वाली जॉब है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू 80,000 पर मंथ वाली जॉब, और इसीलिए आपने यहाँ पे इसको कैंसिल करके ये जॉब ऑफर ले लिया, ठीक है। अब इस केस में जो आपकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है, ओसी जो होगा यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे होगा 30,000 पर मंथ, ठीक है। तो देखो बेसिक मतलब इसका क्या हो गया कि आपके पास दो, आपके पास आपके बोल सकते हो यहाँ पे अल्टरनेटिव्स थे, उनमें से आपने एक चूज़ किया, दूसरे को यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, वही इसका मतलब हो गया, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ दिया। और यहाँ पे आपने जो छोड़ा है वो आपकी यहाँ पे 80,000 वाली जॉब थी, जो आपने यहाँ पे लिया है वो है आपकी 50,000 वाली जॉब। तो आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, जो यहाँ पे वैल्यू आई वो आपका यहाँ पे आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिक इसका मतलब यहाँ पे यही हो गया कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी पर आपने वो मिस कर दी, ठीक है, इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू जो आपका एग्जाम जो आंसर आया वो आया यहाँ पे 30,000 पर मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से। तो ए आपको दे रखा है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट प्लस कॉस्ट इंक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी गलत है। फिर यहाँ पे है वैल्यू ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज फॉरगॉन। तो देखो ये ऑल अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं है, नेक्स्ट बेस्ट की बात है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे सिक्स, मतलब मान लेते हैं अगर हम मैं यहाँ पे कि एक और कोई कंपनी है वो आपको यहाँ पे एक और ऑफर दे देती, ठीक है। मान लेते हैं हमारी सी एक कंपनी है और वो आपको दे रही है 20,000 पर मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो 20,000 पर मंथ दे रही है तो हम सीधी सी बात है, इसको तो हम यहाँ पे निगलेक्ट ही कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो जॉब ऑफर अच्छी वैल्यू पे हैं। और दूसरी चीज़ कि उन दोनों में हम लोग चूज़ करने के लिए हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। भले ये मान लेते हैं अगर हम ये 10 किलोमीटर पे भी होगी तब भी हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर और 100 किलोमीटर में आप सेम डे में ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा पर आप तब भी यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे मेन चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी कि यहाँ पे जो भी आप पहली अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनमें से बेस्ट आपको यहाँ पे निकालनी है और फिर उन दोनों के बीच में आप चूज़ करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंस करोगे तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि सपोज एन एग्रीकल्चरल लेबर अर्न्स 400 रुपीज पर डे, ठीक है, इन हर विलेज। शी गेट्स अ जॉब टू वर्क एज बेबी सिटर इन नियर बाय, ठीक है, यहाँ पे बेबी सिटर इन नियर बाय टाउन एट रुपीज 700 पर डे। शी चोज टू वर्क एज एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने वापस से यही सेम चीज़ आ गई, आपके पास दो ऑफर है, एक है आपके पास 400 का, एक है आपके पास यहाँ पे 700 का, ठीक है। ये है आपका यहाँ पे बेबी सिटर का और ये है आपका यहाँ पे एग्रीकल्चरल लेबर का, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखो, इसने यहाँ पे ऑफर एक्सेप्ट किया यहाँ पे 400 का, ना कि 700 का। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप यहाँ पे निकालोगे, क्योंकि आपको ये दो ही कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिव भी बेस्ट जो केस है वो आपका यहाँ पे यही दोनों कंडीशन में ही बन जाएगा, ठीक है। पर अगर तीन कंडीशन दे देती होती तो यहाँ पे आपको शुरू की यहाँ पे टॉप टू आपको निकालनी थी, बेस्ट मतलब निकालनी थी, और उनमें आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना था। तो यहाँ पे देखो आपको दे रखा है यहाँ पे 700 माइनस 400 आप करोगे तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है। तो आपको ये याद रखना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कि आपको कुछ खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। और दूसरा आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या हो गया, कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी पर आपने वो मिस कर दी, ठीक है। जैसे इसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि ये बेबी सिटर का यहाँ पे जॉब कर ले 700 रुपीज़ पर डे में, पर इसने मिस करके यहाँ पे 400 पर डे वाली जॉब चूज़ की। तो अब जो इसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी वो 700 में से 400 माइनस करोगे तो अब यहाँ पे आ जाएगी 300, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब ये 300 रुपये और कमा सकती थी, आप ये भी सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए इस वीडियो में। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो, ठीक है। मैं हर एक को रिप्लाई करता ही हूँ। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कर देना। और यहाँ पे लास्ट में एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम पे अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। साथ ही साथ आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे टेलीग्राम से ही मिलेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।